नमस्कार, मैं अशोक व्यास और मेरे साथ धनंजय जी हैं। धनंजय जी से मेरी मुलाकात 20 बरस पहले शायद हुई होगी। और मैंने ये देखा है कि ऐसे कम साहित्यकार हैं जो वर्ल्ड बैंक से निकल के आए हों और हिंदी कविता और गज़ल में बखूबी महारत रखने के अलावा कहानियों में भी आपका दखल, और आपने संपादन किया, प्रेरित भी किया, और साहित्यकारों को जुड़कर कई प्रकाशन आपके द्वारा आए जिनके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। उसके अलावा मैं धनंजय जी आपकी इस धैर्य की प्रशंसा करते हुए अपने दर्शकों तक ये बात भी पहुंचाना चाहता हूँ कि आपने योग से संबंधित बहुत सारी सीरीज जो निकाली हैं, उसके पीछे यह है कि आप स्वयं योगी हैं आपने योग सिखाया भी है। और एक कुछ 35 बरस पहले आपने इंडिया इंटरनेशनल कुछ स्कूल की स्थापना की जो भारतीय संस्कृति के बारे में और भाषाओं के बारे में यहाँ पे बच्चों को ज्ञान मिले। तो जब मैं यहाँ कह रहा हूँ तो मैं अभी वॉशिंगटन डीसी आया हुआ हूँ, और ये जो स्टडी है ये हम कोई लाइब्रेरी में नहीं आए हुए हैं, ये इनकी खुद की अपनी व्यक्तिगत लाइब्रेरी है। तो पढ़ने के शौक के अलावा साहित्य, अध्यात्म, भारतीय संस्कृति और इसके साथ साथ एक कर्मठता सहज रूप से जो धनंजय जी के व्यक्तित्व का हिस्सा है, उस तक भी हम पहुंचेंगे। तो धनंजय जी, बात की शुरुआत में आपकी जो जीवन यात्रा रही है, तो आपको क्या लगता है जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जीना है। और अक्सर हम भूल जाते हैं कि हम जीवित हैं और हमारी क्षमता क्या है, हमारी दिशा क्या है, हमारा मार्ग क्या है। तो उन चीज़ों के प्रति जागरूक होना और जीवन को आनंद पूर्वक जीना, वही जीवन है। जीवन को आनंद पूर्वक जीने के लिए कोई पहले से तय कर लेता है कि भाई मैं 45 बरस का होऊंगा तो मैं रिटायर हो रिटायर हो जाऊं, वो जरूरी है? थोड़ी देर लगी मुझे। मैं 49 या 50 के लगभग मैं रिटायर हुआ। लेकिन रिटायर हुआ मतलब जीवन में एक बदलाव आया कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वही सुबह से शाम तक काम करना और सारी दुनिया में एक देश से दूसरे देश, वही होटल, वही एयरपोर्ट, वही सफ़र करना, उससे छुटकारा मिल गया मुझे। और उसके बाद मेरी स्वतंत्रता, आत्म विश्वास बढ़ा कि मैं जो करना चाहता हूँ उन विषयों पर मैं ध्यान दे सकता हूँ। कुछ विषय उसमें से आसान थे जो मैं तुरंत कर सकता था, वो मैंने किया। और कुछ में देर लगी, दशकों लगे, अभी भी प्रयास जारी है। मुझे तो संक्षेप में बताएं कि जिन विषयों संदर्भों पर आप काम करना चाहते थे वो क्या क्या थे, और उनका मूल कहाँ से आपको मिला? मूल उस दो मूल तत्व हैं उसमें। एक तो जो मुझे करने में या सोचने में अच्छा लगे और उसके प्रति हमारी दृढ़ता हो कि मैं मुझे ये करना है और आनंद आ रहा है, परिणाम चाहे कुछ भी हो। और दूसरा कि अगर हमारा कुछ लक्ष्य है, वो लक्ष्य सिर्फ स्वार्थ के लिए ना हो, समाज के लिए हो, जगत के लिए हो, हमारी सभ्यता संस्कृति के लिए हो और मानवता के भविष्य के लिए हो। मानवता के भविष्य के लिए तो वर्ल्ड बैंक भी कुछ कुछ कर ही रहा है वैसे, पर आपको लगा कि नहीं, इससे अलग है मेरी यात्रा, मेरी दिशा। तो ऐसा क्या था जो कि आप वर्ल्ड बैंक में रहते हुए नहीं कर पाते, जो आप अब पिछले 20 से 1 सालों में कर पाए? वहाँ समय नहीं मिलता था जो हम सोच सकते थे उसमें, क्यों दिमाग उलझा रहता था। आज की आर्थिक समस्याओं में, देश में क्या हो रहा है, उनकी नीतियाँ क्या हैं, उसमें बदलाव क्या हो सकता है, हमें किस तरह की प्रोजेक्ट तैयार करनी है, एक वो अलग मार्ग था। उससे हमने बहुत कुछ सीखा। लेकिन जब सीखना कुछ कम होने लगा तो मुझे चिंता बढ़ी कि अब जो है, जो मैं सीख सकता था, जो पा सकता था, जो जान सकता था, अब ये रास्ता ख़त्म होने वाला है। इसीलिए हमने उसको बिल्कुल बदल दिया। और बदलने का जो अवसर मिला, सुविधाएं मिली, वो ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर की कृपा से जो सुविधाएं मिली उनको लेते हुए सबसे अधिक संतोष देने वाला आपके लिए प्रकल्प पिछले 20 बरस में क्या रहा? सबसे संतोष देने वाला, परिणाम चाहे ना हो लेकिन प्रयास जो किया उसके बारे में मैं चर्चा कर सकता हूँ कि आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, उस पे मैंने बहुत मनन किया, विचार किया, शोध भी किया। और उससे मुझे लगा कि बच्चों को जिस तरह की शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा से हम अधिक विकास नहीं कर सकते मानवता का।
और एक नई श्रेणी पर एक नए आयाम नहीं दे सकते जहाँ से एक हार्मोनियस इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन पैदा हो, जिसमें स्वार्थ कम हो और समाज सुधार परमार्थ ज़्यादा हो, और जिसमें भविष्य उज्जवल हो। ये नहीं कि आजकल हम लोग उलझे हुए हैं कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, जितना ज़्यादा हमारे पास है हम उतने सुखी हो सकते हैं और किसी को गिरा के हम ऊपर उठ सकते हैं, इस तरह की भावनाएं और आत्मज्ञान का अभाव, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इन चीज़ों पे मैंने सोचा तो एक नया प्रयास शुरू किया कुछ वर्षों पहले। नाम दिया है रिन्यू रिफॉर्म एजुकेशन फॉर ए न्यू वर्ल्ड। उसकी वेबसाइट भी है, छोटी सी, अभी काम जारी है, renew1.org, renew1.org। तो ये संस्था क्या करने वाली है? इस संस्था में आप देखेंगे वेबसाइट पे इसकी रूपरेखा है, इसका जो ध्येय है और इसके जो 4-5 पहलू हैं, उस पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, कुछ लेख मिलेंगे, मेरे भी औरों के भी। और इस संस्था से जो 5-7 लोग जुड़े हैं अलग अलग क्षेत्रों से, उनका नाम, उनका परिचय भी मिलेगा। और उनके और मेरे अपने काम से जिन लोगों जो लोग प्रभावित हुए हैं, उनका क्या कहना है इसके विषय में, बच्चों का क्या कहना है, टीचर्स का क्या कहना है, उसका भी विवरण मिलेगा। धनंजय जी, हम एक जो श्रृंखला शुरू कर रहे हैं बातचीत की, इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी, उस दृष्टि से देखा जाए तो आपका जो पूरा चिंतन है, और भारतीय ऋषियों का चिंतन भी, लोक कल्याण के लिए, विश्व में सब प्रसन्न रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये प्रार्थनाएं हमारी रही। पर विशेष करके आपने जो अमेरिका में जीवन देखा और जो आधुनिक चिंतकों के साथ भी आप अध्ययन के द्वारा भी विशेष रूप से संपर्क में आए, तो आपको क्या लगता है कहाँ भारत की जो दर्शन धारा है, इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी, वो बाकी लोगों के चिंतन से मेल खाती है, ओवरलैप करती है, कॉमन एरिया है? चिंतन जो है एक ज्योग्राफिक एरिया से सीमित नहीं है कि वो भारत है, अमेरिका है। अब विश्व एक जैसा होने लगा है और विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे ऋषियों का जो ज्ञान, जिस पे अब आजकल आधुनिक युग में उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा सकता है, लोग समझते हैं कि वो पुराना है इसलिए अब उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ। ऋषि वो है जो जानता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है और लोगों को थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, बता भी सकता है। तो वो गुण हमारे अंदर भी है क्योंकि हम वहीं से आए हैं। तो किसी समस्या को, किसी स्थिति को जानना और समझना एक नए दृष्टिकोण से भी नहीं बल्कि खुले दृष्टि से, क्योंकि कोण की सीमा भी होती है। आप उसी दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो पूरा नहीं देख पा रहे हैं। वो जो रैप अराउंड विजन जिसको कहते हैं, 360 डिग्री से किसी समस्या को देखना, किसी समाज को देखना, अगर वो कला हम में आ जाए तो हम उसका सुधार करने में जो अपना योगदान दे सकते हैं, उसमें आसानी होगी। और ह्यूमैनिटी का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, कि हम आज के युग में, आज के समाज में, संस्कृति सभ्यता में जिन मुद्दों पर, जिन समस्याओं से उलझे हुए हैं, उसमें आगे विकास का रास्ता मुझे कम दिखता है। क्योंकि अगर हम तेल जला के और नेचर को ध्यान में न रखते हुए हम जो विकास कर रहे हैं, उसकी एक सीमा है, जो कि मैं अब से 30-40 साल पहले जब क्लब ऑफ रोम की जो पुस्तक आई थी, लिमिट्स टू ग्रोथ, उसके बाद और लोगों ने भी काम किया, तभी से मुझे एहसास होने लगा था कि हम जिस दिशा पे जा रहे हैं उसका एक फुल स्टॉप आने वाला है और वो बहुत ही दुखदाई होगा। इसीलिए हमें उसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए। एक जागरूकता समाज में आए, जागरूकता अपने लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए और अपने भविष्य के लिए। ये सारी जागरूकता एक साथ अगर जहाँ समन्वय होता है, उस दृष्टि से हम देखें तो हमें चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी और उसका, समस्याओं का सुलझाना भी आसान होगा। समस्याओं को लेते हुए जब एक रचनाकार किसी रचना की प्रक्रिया से गुजरता है,
तो उसकी अनुभूति अलग होती है। जब एक हम उसे समाज सेवी कहते हैं या चिंतक, ऐसा जो औरों तक सद्विचार बढ़ाने के लिए संकल्पित होता है, तो उसका जो अनुभूति अनुभव है वो अलग होता है। आपके अंदर ये दोनों स्वरूप दिखाई देते हैं। आप बताएं, जो आपका रचनाकार है वो, और ये जो हमें इसको थोड़ी देर के लिए समाज सेवी आपकी अनुमति से कह दूं, वो दोनों कैसे एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए रहते हैं? रचनाकार एक दृष्टि और एक काम करने का, सोचने का तरीका होता है। एक रचनाकार जो है वो जो कुछ भी करेगा वो रचनात्मक होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ जब लिख रहे हैं तब रचनात्मक हैं, आप सोच भी रचनात्मक रूप में करते हैं, और समस्याओं का समाधान भी अब एक नई दृष्टि से लेके उसका समाधान निकालते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इन चीज़ों को मैं दो अलग नहीं देखता, कि एक मैं हूँ और एक समाज है, क्योंकि मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, समाज मुझ में है, तो मैं और समाज एक ही हैं। समस्या यहाँ पैदा होती है कि जब हम अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं समाज को पीछे छोड़ के, तब हमें रुकावट आती है, हमको समाज पीछे खींच लेता है। इसलिए हम और समाज एक साथ ही आगे बढ़ें, और उसकी जो सोच है कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम समर्पित हों, क्योंकि उसी में हमारा कल्याण है। और ये स्वार्थ की भावना, कंपटीशन की भावना, ये हमें ज़्यादा दूर, ज़्यादा आगे तक नहीं ले जाएगी।